हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। भूगोल विषय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर सूर्य के किरणों का जो वितरण है वो संपूर्ण पृथ्वी पर अलग अलग है। संपूर्ण पृथ्वी पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो अलग जगह पे अलग अलग पड़ती हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। पृथ्वी के गोल होने के कारण यहाँ की किरणें कहीं पर सीधी पहुँचती हैं, तो कहीं पर थोड़ी तिरछी पहुँचती हैं, तो कहीं पर पूरी तरह से तिरछी पहुँचती हैं। यानी कि यहाँ पे सीधी कहाँ पहुँचती हैं? विषुवत रेखा पर सीधी पहुँचती हैं, और विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में ऊपर कर्क रेखा की ओर जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर जाएंगे तो थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं। और जैसे जैसे सूर्य की किरणें ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं और पूरी तरह से तिरछी होती चली जाती हैं, इधर ध्रुवों की ओर तिरछी होती चली जाती हैं। तो बच्चों, इसी आधार पर सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी पहुँचेंगी यानी ये विषुवत रेखा पर सीधी पहुँच रही हैं, तो यहाँ के क्षेत्र में कौन सा कटिबंध हो जाएगा? उष्ण कटिबंध हो जाएगा। कौन सा कटिबंध हो जाएगा? उष्ण। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे सीधी पहुँचेंगी किरणें सूर्य की, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पहुँच रही हैं तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा, ज़्यादा तापमान हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा तो वहाँ पे उष्णता यानी गर्मी बढ़ जाएगी। तो उस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे। और जहाँ पे थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं सूर्य की किरणें, जब थोड़ी सी तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पे ऊष्मा कम जाएगी, सूर्य की गर्मी कम होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण यानी कि ना ज़्यादा उष्ण रहेगा ना ज़्यादा शीत रहेगा, ठंडा रहेगा। अब जहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पहुँच रही हैं, देखिए यहाँ पे पृथ्वी के गोल होने के कारण यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम तिरछी हो गई हैं। तो तिरछी होने के कारण यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती हैं। सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचने के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहता है। तो हम यहाँ के स्थान को हम कहते हैं शीत कटिबंध। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे हमारी पृथ्वी कितने सारे कटिबंधों में बटी हुई है। ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा भी हम इसको कहते हैं, इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे उष्ण कटिबंध है क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम यहाँ पर क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं। फिर उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे समशीतोष्ण कटिबंध है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी है तो यहाँ पे गर्मी भी पहुँचती है, लेकिन पूरी तरह से गर्मी नहीं होती है। और यहाँ पर भी। इसके बाद ध्रुवों में, यहाँ पर ध्रुवों में जहाँ पे शीत कटिबंध 90 अंश अक्षांश यानी कि 66.5 अंश उत्तर से लेके और 90 अंश उत्तरी ध्रुव तक एकदम तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पे ठंडी ठंडी रहता है, इसलिए यहाँ पे शीत कटिबंध है। ठीक उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी है, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पहुँचेंगी, जिसके कारण यहाँ पे शीत कटिबंध होता है। बच्चों, सूर्य की किरणों के वितरण के आधार पर तो संपूर्ण पृथ्वी पर अलग अलग कटिबंध बनते ही हैं, अलग अलग तापमान, अलग अलग जलवायु बनते हैं। लेकिन कुछ और कारण हैं पृथ्वी पर, कुछ और कारण हैं जिसके कारण पृथ्वी पर एक तरह की जलवायु, एक तरह का तापमान या एक तरह का मौसम नहीं रहता है, बदला रहता है। किसी स्थान पे अलग तापमान रहता है, वहाँ पे सूर्य की किरणें कम या ज़्यादा पहुँचे, उसके बाद भी वहाँ के मौसम में सूर्य की किरणों के अनुकूल तापमान या जलवायु नहीं होता है। तो क्या क्या कारण है, आइए जानते हैं। बच्चों, जैसे कोई भी स्थान पे वहाँ का मौसम तापमान निर्भर करता है समुद्री समीपता के कारण। समुद्र की समीपता के कारण जो है कि वहाँ का तापमान या जलवायु अलग हो सकता है। महाद्वीपीय अंतर्गतता, प्राकृतिक संरचना, वन आच्छादन, जहाँ पे वन ज़्यादा हैं वहाँ पे अलग प्रकार के जलवायु और तापमान हो सकते हैं, क्योंकि नगरीकरण हो गया और औद्योगिकरण हो गया। बच्चों, इस बात को समझने के लिए कि सूर्य के किरणों के वितरण के अलावा कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के तापमान और जलवायु को अलग करते हैं, भिन्न बनाते हैं, वो है, एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे।
उदाहरण ये है कि एक बर्तन में आप पानी ले लीजिए, कोई थाली हो या कोई भी बर्तन हो जिसमें आप पानी भर सकें। पानी भरने के बाद उस बर्तन को सबसे पहले धूप में रखिए। धूप में रखने के बाद आप जमीन पर चलिए, देखिए जमीन का क्या तापमान है। जमीन पर जो है कि जब आप चलेंगे तो जमीन आपको दोपहर के समय जब आप जमीन पर चलेंगे तो जमीन बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। उसी समय जो आपने बर्तन में पानी धूप में रखा है उस पानी में हाथ डालिए तो आप देखेंगे कि पानी जमीन की अपेक्षा कम गर्म रहता है, लेकिन वो पानी जमीन की अपेक्षा कम गर्म रहता है, यानी जमीन ज़्यादा गर्म रहती है और पानी कम गर्म रहता है। फिर शाम होने दीजिए। जैसे जैसे शाम होता है आप ज़मीन पे चल के देखिए, ज़मीन ठंडी होती चली जाएगी, ज़मीन ठंडी हो जाएगी। ज़मीन क्या हो जाएगी? रात होते ही ज़मीन पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। लेकिन जब रात हो जाता है तो आप उस जो पानी है बर्तन में उसमें हाथ डालिए, आप देखेंगे कि पानी अभी भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना ही रहता है। तो इस बात से बच्चों क्या समझ में आया? इस बात से यह समझ में आया कि धरती जो है कि वो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो धरती बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन अपेक्षाकृत जो पानी है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। और जैसे ही सूर्य ढलता है, रात होती है, तो पृथ्वी जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, धरती जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, लेकिन पानी अभी भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना ही रहता है, पानी जल्दी से ठंडा नहीं होता। यानी कि धरती जो है ज़मीन वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है और जैसे ही सूर्य ढलता है तो वो जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, लेकिन जो पानी है वो न तो जल्दी से गर्म होता है और गर्म हो जाता है तो वो जल्दी से ठंडा भी नहीं होता है। तो इसका मतलब यही है बच्चों, इसका अर्थ यह हुआ कि अब ये देखिए जो नीला नीला कलर है ये समुद्र है। क्या है? ये समुद्र है। अब ये जो है एक तरह से उदाहरण लीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये है एशिया महाद्वीप। अब ये एशिया महाद्वीप के नीचे अपना ये भारत है, ये श्रीलंका है और बाकी ये सब क्या है? समुद्र हैं। तो भारत में जो भी क्षेत्र समुद्र के किनारे रहेंगे वहाँ का जो तापमान रहता है वो कम रहता है, और जो क्षेत्र समुद्र के किनारे से दूर अंदर तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो जो धरातल होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। तो ये जो धरातल रहेगा दूर का, समुद्र के किनारे से दूर का जो धरातल रहेगा वो क्या हो जाएगा? वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, यानी वहाँ पे तापमान ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ का जलवायु गर्म हो जाएगा। लेकिन जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं वो समुद्र के पानी के वजह से जल्दी गर्म नहीं हो पाते। तो इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो क्या होती है कि कम गर्म होती है, यानी कि थोड़ी सम जलवायु रहती है, सम यानी कि अपेक्षाकृत कम गर्म रहता है। देखो बच्चों, समुद्र के तटीय क्षेत्र में सागर का जल गर्म होने से जल का वाष्प हवा में घुल मिल जाता है। जल का वाष्प हवा के तापमान को समा लेता है, इसलिए इस प्रदेश की हवा आर्द्र एवं गर्म दोनों रहती है। आर्द्र यानी कि जिसमें नमी हो और गर्म रहती है। खंडातगर्त प्रदेश में स्थित इसके विपरीत रहती है। स्थिति जो है कि इसके विपरीत रहती है। हवा में वाष्प न होने से हवा शुष्क रहती है। फलतः तापमान में पाए जाने वाला अंतर प्रखरता से अनुभव होता है। यानी कि जो धरातल पर बच्चों, जो धरातल पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं यहाँ पर शुष्क तापमान पाया जाता है। शुष्क मतलब कि यहाँ पर जब धरती गर्म होती है तो वहाँ के तापमान में जो है कि नमी नहीं होती है,
वहाँ की जो हवा होती है, ये जब धरती गर्म होता है, हाँ एक बात और समझ लीजिए कि हम लोग सोचते हैं कि पहले हवा गर्म होती है, हवा के कारण जो है कि ये धरती और पानी गर्म होता है। नहीं, पहले सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो ये धरातल यानी ज़मीन सबसे पहले गर्म होता है। ज़मीन के गर्म होने के कारण उसके आसपास की हवा गर्म होती है। इसी तरह समुद्री क्षेत्र में भी क्या होता है कि सबसे पहले ये पानी गर्म होता है। पानी जब गर्म होगा तभी वहाँ की हवा गर्म होगी। और जब समुद्री क्षेत्र के जब तापमान में क्या होता है कि यहाँ पे जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके आसपास की हवा गर्म होती है और उस हवा में आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता कैसे? ये समुद्र के पानी वाष्प बनकर उस हवा में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन जो समुद्री तट से दूर धरातल होता है, उस धरातल में हवा गर्म तो होती है लेकिन उस हवा में आर्द्रता नहीं होती है, नमी नहीं होती है, क्योंकि इसके आसपास पानी नहीं होते हैं, जल नहीं होते हैं। तथा समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में जो है कि जो गर्मी होती है, उस गर्मी में वाष्प भी होता है, तो जिसके कारण गर्मी की प्रखरता यानी कि तेज़ गर्मी महसूस नहीं होती है। जबकि समुद्री तट से दूर वाले धरातल पर तेज़ गर्मी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ के गर्मी में, वहाँ के गर्म हवा में वाष्प होता ही नहीं है। और समुद्र के किनारे जो होते हैं तो वहाँ की जो गर्मी होती है, कुछ हवा वाष्प सोख लेते हैं। हवा तो सोखती है, उस हवा में जो तापमान होता है वो वाष्प सोख लेते हैं। इसके कारण हमें तेज़ गर्मी का अनुभव नहीं होता है समुद्र के तटीय क्षेत्रों में। संक्षेप में बोले बच्चों तो तटीय क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में अंतर कम होता है, जबकि अंदरूनी क्षेत्रों में तापमान पाया जाने वाला अंतर अधिक होता है। जैसे मुंबई का तापमान श्रेणी सम है। मुंबई देखो समुद्र के किनारे है ना, ये देखिए ये अपना भारत है और यहीं किनारे पर मुंबई है। यहाँ पे किनारे पर मुंबई है, तो मुंबई एकदम समुद्र के किनारे है। ये सब नीला नीला जो दिख रहा है वो सब समुद्र है। तो मुंबई समुद्र के किनारे, इसीलिए मुंबई में पूरे साल जलवायु सम रहती है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। यहाँ पे जो भी तापमान होता है, उस तापमान के कारण जो गर्मी होती है, जो हवा गर्म होती है, तो वो गर्म हवा में वाष्प मिला रहता है और वो वाष्प जो होते हैं सारे गर्मी को सोख लेते हैं और हमें अधिक गर्मी महसूस होने नहीं देते। तो यहाँ का जो गर्मी होता है कौन सोख लेता है? वाष्प। समुद्र का पानी गर्म होकर भाप बनकर हवा में मिलता है, समझ में आया? और हवा में जब मिलता है तो हवा के अंदर की जो गर्मी होती है वो वाष्प सोख लेता है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। और पूरे साल यहाँ की जलवायु न तो ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म होती है। तो जहाँ की जलवायु न ज़्यादा ठंडी रहे न ज़्यादा गर्म रहे, वहाँ की जलवायु को हम कहते हैं सम जलवायु। क्या कहते हैं बच्चों? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सम जलवायु। मुंबई के तटीय क्षेत्र में तापमान कम रहता है, परंतु विदर्भ की ओर तापमान श्रेणी में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। विदर्भ देखो, जो ये विदर्भ का क्षेत्र है, विदर्भ जो है कि समुद्र से दूर पाया जाता है। समुद्र से दूर, जैसे नागपुर हो गया, नागपुर भी समुद्र से कहाँ पाया जाता है? दूर पाया जाता है। तो नागपुर हो गया, विदर्भ हो गया, ये सब इनमें तापमान में वृद्धि होता हुआ दिखाई देता है। तटीय क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। मैंने बताया भी, जैसे मुंबई की जलवायु सम है तो नागपुर जैसे अंदरूनी प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। बच्चों, पानी के गर्म होने पर उसका प्रसरण होता है। तल का अधिक गर्म पानी ऊपर आता है, पानी के साथ बटन भी पानी की सतह पर आ जाते हैं और ऊपर का ठंडा पानी तल की ओर जाने लगता है। ये देखिए, पहले हम लोग ये देखेंगे, एक कृति कार्य है, एक्टिविटी है। देखिए यहाँ पे एक बर्तन है, बर्तन में पानी भी भरा हुआ है और पानी के साथ कुछ प्लास्टिक के बटन हैं, वो भी रखे हुए हैं। तो अब देखिए, पानी को जब हम उबालते हैं तो पानी में किस प्रकार का हलचल होता है? पानी में क्या होता है कि जब ये उबलता है तो नीचे का जो पानी है, नीचे देखिए ये फ्लेम जल रहा है, ये गैस जल रहा है,
तो जो नीचे का पानी होता है वो जल्दी से गर्म होता है, और जब वो जल्दी से गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ आता है। फिर ऊपर की तरफ जब वो पानी आता है तो ऊपर का जो ठंडा पानी होता है वो नीचे चला जाता है। फिर वो पानी गर्म होकर फिर ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे चला जाता है। मतलब इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि इसको कहते हैं हम ऊष्मा का वहन। क्या कहते हैं? ऊष्मा का वहन। ऊष्मा जो है कि गर्म होकर ठंडे प्रदेश में जाती है और ठंडा प्रदेश की जो ऊष्मा होती है वो गर्म प्रदेश की ओर आती है। वो कैसे? देखिए, पानी के गर्म होने पर उसका प्रसरण होता है, यानी कि पानी जब गर्म होता है तो वो फैलता है। तल का अधिक गर्म पानी ऊपर आता है और पानी के साथ बटन भी पानी की सतह पर आ जाते हैं और ऊपर का ठंडा पानी तल की ओर जाने लगता है। इस पानी के साथ बटन भी नीचे जाने लगता है। अब ऐसा लगातार होने लगता है, यह तुम्हारे ध्यान में आएगा। तात्पर्य यह है कि गर्म होने के कारण पानी की ऊर्ध्वगामी प्रवाह का निर्माण होता है, किंतु प्रकृति में थोड़ी भिन्न भिन्न परिस्थिति पैदा होती है। बच्चों, इस चित्र को देखिए और ध्यानपूर्वक समझिए। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या होता है इसमें कि तापमान में उत्पन्न होने वाले अंतर के कारण महासागरों में पानी की ऊर्ध्वगामी तथा क्षैतिज समांतर धाराओं का निर्माण होता है। ये देखिए, ये पानी है ना, जो ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो इसमें क्या होता है कि धाराओं का निर्माण होता है। धाराओं का निर्माण कैसे होता है? ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। कि धाराओं का जो निर्माण होता है वो क्षैतिज समांतर धाराएं तापमान में उत्पन्न होने वाले अंतर के कारण उत्पन्न होता है। पानी की घनता में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन और हवाओं के कारण बनती है। ये सागरीय धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। ये देखिए, इस चित्र को देखिए, ये मानचित्र है। यहाँ पे बहुत सारी धाराएं चल रही हैं। ये सब जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये सब धाराएं हैं, और ये ग्रीन कलर में दिख रहा है ये भी धाराएं हैं। तो जो रेड कलर में है ये गर्म धारा है, जो रेड कलर में दिख रही है वो क्या है? गर्म धारा। और जो ब्लू कलर में दिख रही हैं वो क्या है? वो ठंडी धारा है। अब आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि ये इधर ये ऊपर ये ध्रुवीय प्रदेश हैं, आर्कटिक महासागर देख रहे हैं ना, आर्कटिक, और ये नीचे अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक ये भी बर्फीला महाद्वीप है। ये जो अंटार्कटिक है ये क्या है? बर्फीला महाद्वीप, बर्फ से बना हुआ है। तो अब ये क्या होती है कि जो धाराएं होती हैं समुद्र की, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। ये ऐसे ऐसे, ये देखिए विषुवत रेखा बीच में है, इधर आएगी और इधर की धारा किधर जाएंगी? इधर ऐसे विषुवत रेखा की ओर जाएंगी। समझ में आया? फिर वही सेम विषुवत रेखा से धाराएं, मतलब कि अगर इधर से ठंडी धारा इधर जाएगी, ठंडी धाराएं जो है कि विषुवत रेखा की तरफ जाएंगी, और फिर विषुवत रेखा से गर्म धाराएं जो है कि ये ध्रुवों की तरफ आएंगी। ऐसे ही धाराएं चलती रहती हैं। जिस समय सागरीय धाराएं शीत कटिबंध से उष्ण कटिबंध की ओर जाती हैं, उष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है शीत कटिबंध से। अब ये देखिए, बताइए कि जब ये इधर ध्रुवों की तरफ शीत कटिबंध है, जब ये शीत कटिबंध उष्ण कटिबंध की तरफ आएगी तो यहाँ की जो धाराएं होती हैं वो ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ की धाराएं इधर आ रही हैं, और यहाँ की धाराएं, यहाँ पे उष्ण कटिबंध की धाराएं जब इधर जाएंगी तो इधर तापमान गर्म हो जाएगा थोड़ा। तटीय क्षेत्र का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके विपरीत जब धाराएं उष्ण कटिबंध से शीत कटिबंध की ओर जाती हैं तब वहाँ के तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। यानी ध्रुवीय प्रदेशों के तटीय क्षेत्र का, तट वाले क्षेत्र का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।